नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लीगल हेल्प एपीएन के कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है और उसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको पर्सनल इंजरी या व्यक्तिगत चोट के कानूनों की पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। अक्सर हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और ये हादसा शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है या फिर आर्थिक भी हो सकता है। यानी कि सड़क दुर्घटना हो सकती है या कर्ज का पैसा ना मिलना, मानसिक पीड़ा का शिकार होना जैसी घटनाओं के कानूनी उपचार क्या हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। व्यक्तिगत चोट क्षति के लिए मुआवजे के हकदार भी आप हो सकते हैं और इसके बारे में भी जानकारी देंगे। अगर बीमा कंपनी उचित निपटान करने से इनकार कर देती है तो क्या करें और इस पर भी जानकारी दी जाएगी। पर्सनल इंजरी या व्यक्तिगत चोट से जुड़ी तमाम जानकारी और बातों पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो फोन नंबर्स हमारी टीवी स्क्रीन पर होंगे, फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं कि व्यक्तिगत चोट से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर आप कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपका, उसका आप समाधान कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 012061279337, 012061279338। नंबर्स पर आप कॉल करके मुफ्त की कानूनी सलाह ले सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऋषिपाल जी, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि पर्सनल इंजरी या व्यक्तिगत नुकसान या चोट का कानूनी मतलब क्या होता है? देखिए वक्ता, जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर बताया पर्सनल इंजरी के बारे में, पर्सनल इंजरी को हम केवल यहीं तक सीमित नहीं कर सकते कि पर्सनल इंजरी का मतलब ये नहीं हुआ कि शरीर पर होने वाली किसी तरह की चोट जो है वो पर्सनल इंजरी है। पर्सनल इंजरी में जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पर्सनल इंजरी के अंदर शारीरिक भी हो सकती है, वो इंजरी मानसिक भी हो सकती है और वो इंजरी फाइनेंशियल भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में किसी पड़ोसी के द्वारा या किसी और थर्ड पर्सन के द्वारा किसी भी तरीके की आपको क्षति पहुंचती है। दूसरा, जैसे हमने टाइप जो हम बताए थे, मानसिक जो है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति कोई काम करता है जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ना होती है या मान लीजिए दबाव बनता है या मानसिक रूप से किस तरह से परेशानी होती है या उनको किस तरह से और फाइनेंशियल लॉस होता है या किसी दवाइयों पर जाना पड़ता है या किसी भी तरह का मानसिक हनन होता है, चाहे उन्होंने मेडिकेशन ना भी कराई है, तो वो भी इंजरी जो है वो पर्सनल इंजरी की कैटेगरी में आती है। चाहे वो ऐसी इंजरी ना हो जिसको हम सामान्य तौर पर परंपरागत तौर पर कहते हैं कि बॉडी के अंदर कट लग गया या हड्डी टूट गई या कुछ ऐसा हो गया। और तीसरा जो मेन टाइप आप देखते हैं, जो पर्सनल ऐसी इंजरी जो बॉडी के अंदर होती है, जो विजिबल होती है, वो इंजरी होती है। तो पर्सनल इंजरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। मतलब क्षति जिसको हम हिंदी में शब्द बोलते हैं वो काफी बड़ा है। तो इसको कोर्ट अलग अलग बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनके अंदर अलग अलग तरीके से उसके ऊपर जो उपचार है या अलग अलग तरीके से उसकी जो उसके प्रति कोर्ट नजरिया रखता है। वो पर्सनल इंजरी जो अगर मान लो होती है तो आप क्षति पूर्ति के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल इंजरीज के लिए आप जब कोई पुलिस केस होता है तो उस पर्सनल इंजरी करने वाले व्यक्ति जो है उसके खिलाफ क्रिमिनल केस बनता है और सजा का भी प्रोविजन होता है। तो पर्सनल इंजरी इस तरह से अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉडर और बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसको हमें अलग अलग हिसाब से, अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से उसको समझा जाता है। बिल्कुल ऋषिपाल जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर ये पर्सनल इंजरी का मतलब क्या होता है, किस तरह से इसे देखा जाए। लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पर्सनल इंजरी और सिर्फ इंजरी के बीच आखिर क्या फर्क है? ये पर्सनल इंजरी जो इंजरी है वो एक्चुअली कहीं पे इस तरह से डिफाइन नहीं है। इंजरी में कई बार क्या होता है, पर्सनल इंजरी का मतलब है आप जब भी हम पर्सनल इंजरी शब्द को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पर्सनल इंजरी शब्द का इस्तेमाल जो है वो एक व्यक्ति जब भी कोई दावा करता है या कोर्ट के अंदर मान लीजिए जाना चाहता है तो उस परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जाता है।
अगर मैं पर्सनल इंजरी क्लेम नहीं कर रहा कि मेरी कोई पर्सनल इंजरी हुई है, तो मेरा लोकस स्टैंडर्ड नहीं बनता उस दावे को फाइल करने का। तो एक इंजरी ऐसी है जो किसी और को भी हो सकती है, लेकिन जो पर्सनल इंजरी है अगर किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत होती है, तो चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, तो उसका लोकस स्टैंडर्ड बनता है कोर्ट के अंदर दावा डालने का या पुलिस में कंप्लेन करने का या और कार्रवाई करने का। तो इस तरीके से इन दोनों परिप्रेक्ष्य को देखा जाता है। ऋषिपाल जी, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो पर्सनल इंजरी क्या होती है, कितनी तरह की होती है? देखिए, कानूनी तौर पे अगर पर्सनल इंजरी जैसे हम लोग पहले डिफाइन कर रहे थे, उसको ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अगर हम पर्सनल इंजरी को मान लो बॉडी वाले पार्ट पे देखते हैं कि बॉडी वाले पार्ट पे पर्सनल इंजरी किस प्रकार से होती है, तो बॉडी वाले पार्ट पे जो पर्सनल इंजरीज होती हैं वो डॉक्टर जब डिफाइन करते हैं तो सामान्यतः 3 प्रकार की इंजरी होती है। जब कोई चोट किसी को लगती है, एक तो सिंपल इंजरी होती है। सिंपल इंजरी डॉक्टर डिफाइन करता है कि मान लीजिए किसी को चोट लगी है तो उसकी जो उसकी जो घाव है, हाँ। उन घाव की लंबाई कितनी है, वो कितने गहरे हैं, वो किस तरीके से हुए हैं। तो ये जो सारी बातें डिफाइन करती है कि इंजरी, पहली इंजरी जो होती है वो सिंपल इंजरी डिफाइन होती है, जिसको हम 323 आईपीसी में डिफाइन करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो इंजरी होती है ग्रीवियस इंजरी होती है। हाँ। उस इंजरीज के अंदर डिफाइन होता है कि आपकी जो जिसके व्यक्ति है उसके बाउंड कितने बड़े हैं, वो कितने गहरे हैं, उनको कितना टाइम लगेगा हील होने के लिए। और एक तीसरी इंजरी होती है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम डेडली इंजरी बोलते हैं, या मान लीजिए इसमें ऐसी घातक इंजरी होती है कि फैटल इंजरी होती है कि एक व्यक्ति की उसके अंदर मृत्यु जो है वो संभव हो। तो डेडली इंजरीज होती है। तो इन इंजरीज को आईपीसी के अंदर भी ऑलरेडी डिफाइन है, लेकिन सामान्यतः ये जो इंजरीज होती है कि जब डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट देते हैं, जिसको हम एमएलसी बोलते हैं, मेडिकल रिपोर्ट जो होती है, तो डॉक्टर ये एक्सपर्ट होते हैं, इन सब चीजों को देखते हैं और वो डिफाइन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने किसी इंजरी को अगर पर्सनल कह दिया है, सिंपल कह दिया है या ग्रीवियस कह दिया है, तो उसके बाद वो डॉक्टर का कहना फाइनल है और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। जो ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, जो ऑलरेडी बहुत सारे जजमेंट्स हैं, लॉ है, बहुत सारे पुराने जो आदेश हैं, उनके हिसाब से जो पर्सनल इंजरी का डेफिनेशन है उसके हिसाब से वो डिफाइन होती है। अगर किसी ग्रवांश होता है कि नहीं, इस इंजरी को डॉक्टर ने रॉन्गफुली या गलती से इसको ग्रीवियस डिफाइन कर दिया और ग्रीवियस को नहीं होना चाहिए था, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑफ लॉ में जज अल्टीमेटली डिसाइड करता है। वो डॉक्टर की ओपिनियन एक केवल एक्सपर्ट ओपिनियन होती है, लेकिन लीगली डिसाइड होता है कि कोई भी इंजरी जो है सिंपल है, ग्रीवियस है, या फिर वो जो डेडली इंजरी है, फैटल इंजरी है। बिल्कुल, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है। लेकिन ऋषिपाल जी, ये भी जानना चाहते हैं कि कब पर्सनल इंजरी पर केस किया जा सकता है, यानी कि अगर पर्सनल इंजरी पर केस किया जाए तो कैसे कोर्ट में उसे साबित भी किया जा सकता है? दोनों ही बातें समझना चाहिए। देखिए, अगर किसी को भी ये लगता है कि जो इंजरी हुई है, उन इंजरी का जो लेवल है, यानी उसका स्तर है, वो इतना गहरा, इतना ग्रेव है कि आपका मानसिक संतुलन या आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है या शारीरिक लॉस हुआ है, और इस स्थिति में आपका ये अधिकार बनता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी नेग्लिजेंस से या मान लीजिए ओमिशन से कोई आपको क्षतिपूर्ति की है, तो आप उसके अगेंस्ट में लॉ सूट को फाइल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी किसी इंजरी के लिए कोई लॉ सूट फाइल किया जाता है, तो इंजरी का क्वांटम जो होता है वो क्वांटम दिखाना पड़ता है कि इंजरी कितने क्वांटम की है। यानी उसकी जो इंजरी हुई है, अगर शारीरिक इंजरी हुई है तो शारीरिक इंजरी जो आपकी हुई है उसमें कितनी चोट लगी है, आप उसको एक तरह का उसमें कितनी मेडिसिन लगी है, कितना टाइम लगा है। उस इंजरीज को होने के बाद ऐसा भी संभव है किसी व्यक्ति को अपने घर पर काफी दिन आराम करना पड़ा हो, वो हॉस्पिटल में रहा हो या अपने काम से जो छुट्टी लेनी पड़ी हो, या कई बार ऐसा होता है पर्सनल इंजरीज होने के बाद जो एक व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो शारीरिक क्षमता भी जो है वो मेडिकल बोर्ड तय करता है कि 10%, 15%, 20% या कई बार 100%। तो ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर को असेस करने के बाद जो काउंसिल होता है, एडवोकेट होता है, वो पर्सनल इंजरी के लिए जो क्लेम केस जो होता है वो फाइल करता है। वो डिफाइन करता है कि जो पर्सनल इंजरी जिसकी हुई है वो और जिसने पर्सनल इंजरी की है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए दो व्यक्ति जिसकी सड़क पर चल रहा है,
दूसरे व्यक्ति ने किसी मोटर से उसको टक्कर मार दिया, हाँ पर्सनल जी। इंजरी की है, तो ऐसी स्थिति में एमएससीटी में क्लेम होगा। और अगर मान लीजिए कि फैक्ट्री में हुआ है तो एम्प्लॉयर पे होगा। अगर किसी पड़ोसी पे किया है तो सिविल सूट डिफाइन होगा। जी। ऐसी स्थिति में जो है अलग अलग हिसाब से ये तय किया जाता है कि पर्सनल इंजरी कितनी है, कितने क्वांटम की है और कहाँ पर हुई है, और उस हिसाब से आपका जो जज है, जो प्लेस है, वो तय होता है कि आप इस मैटर को कहाँ पर फाइल कर सकते हैं। व्यक्तिगत चोट से जुड़ी कानूनी जानकारी दे रहे हैं और जिसके लिए हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या आप किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं, समाधान करना चाहते हैं, तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। उचित समाधान आपको हम दे पाएंगे। ऋषिपाल जी, अगर बीमा कंपनी की बात की जाए, अगर कोई बीमा कंपनी है और वो उचित निपटारा करने से इस पूरे मामले का इनकार कर देती है, तो इसके फिर क्या कानूनी उपचार हो सकते हैं? देखिए वक्ता, सामान्यतः जैसे हम सब जानते हैं, बीमा किसी भी इंजरी के खिलाफ कराया जाता है कि अगर कोई भविष्य में किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हो जाती है तो बीमा का जो प्रीमियम इसलिए जमा किया जाता है कि उस व्यक्ति का जब भी क्लेम हो वो क्लेम मिल सके। लेकिन जब और सामान्य प्रोसीजर यही होता है कि सबसे पहले एक व्यक्ति अपने क्लेम को फाइल करता है और बीमा कंपनी अगर उस क्लेम को नहीं मानती है तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए वो क्लेम किसी गाड़ी से संबंधित है तो वो एमएससीटी जो होता है, मोटर एक्सीडेंट जो ट्रिब्यूनल होता है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एमएससीटी ट्रिब्यूनल होता है, वहां पर वो क्लेम फाइल किया जाता है। और अगर ऐसी इंजरी है कि जैसे मान लीजिए उसके अलावा जो और चीज है तो और वो उसमें उपभोक्ता से संबंधित है, तो आप जो कंज्यूमर कोर्ट है वहां पर अपनी पर्सनल इंजरी के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ। उसमें आप वहां पर आपको साबित करना होगा कि हाँ आपका उसमें कोई गलती नहीं थी, इंश्योरेंस आपने टाइम पे दे रखा था, प्रीमियम टाइम पे दिया गया था और आपकी गलती नहीं थी और नेग्लिजेंस जो है वो सामने वाले की थी या वो एक्सीडेंट था और उस एक्सीडेंट के लिए आपका जो पूरा कवर था वो पूरा कवर के आप क्लेम के अंदर आता और आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया था। और अगर ऐसा लगता है कि इसको आपने डिफॉल्ट नहीं किया था तो आप इंश्योरेंस जो ट्रिब्यूनल है वहां पर कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। इससे पहले अम्बुड्समैन जो होता है वहां पर जा सकते हैं, वहां पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। और लेकिन उसके सबसे पहले आपको जरूरी ये होता है कि अपना जो एडवोकेट होता है उससे आपको क्लेम का जो नोटिस है वो नोटिस आपको भिजवाना होता है। अगर उस नोटिस को भिजवाने के बाद उस क्लेम का निपटारा नहीं करते तो अलग अलग जुरिडिक्शन के हिसाब से आपको उस क्लेम को फाइल करना होता है। ऋषिपाल जी, जैसे अभी आपने कहा, मैं आपको टोकना चाहूंगी कि यहाँ पे फाइल शब्द का आपने यूज किया कि जो पूरा केस है, मामला है, उसे अदालत में फाइल करना पड़ता है। तो फाइल करने की अगर बात की जाए तो इसका भी कोई लिमिटेशन पीरियड होता है, कोई एक वक्त होता है जिस वक्त के बीच में आपको ये केस फाइल करना होता है? देखिए सामान्यतः जितने भी सिविल से सूट होते हैं उन सूटों की एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन के बाद आप फाइल नहीं कर सकते। तो जो पर्सनल इंजरी से जो रिलेटेड सूट्स होते हैं उनको 3 साल के अंदर आपको फाइल करना होता है। सामान्यतः इसलिए होता है कि जो आप अगर सूट फाइल कर रहे हैं उसके एविडेंस है, उसके विटनेसेस हैं, तो विद इन टाइम आप कोर्ट के अंदर बता सके कि आपने क्या किया है। अगर वो लिमिटेशन बार हो जाती है तो आपको अधिकार नहीं होता सिविल सूट फाइल करने का। ऐसी स्थिति में अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं, विशेष परिस्थिति के अंदर आप साबित करते हैं, तभी हाई कोर्ट अपनी स्पेशल पावर में आपको कर सकता है। अदरवाइज अगर आपकी लिमिटेशन बार हो गई है तो सामान्यतः आप सिविल सूट को, पर्सनल इंजरी के जो सिविल सूट है उसको फाइल नहीं कर सकते। बिल्कुल। फाइल अगर वो वक्त निकल जाता है तो क्या लगता है आपको कि जो लिमिटेशन पीरियड था उसमें अगर दाखिल नहीं कर पाए हैं तो वो खत्म होने के बाद क्या दाखिल किया जा सकता है? मैंने वही कहा कि आप केवल हाई कोर्ट की स्पेशल पावर में जाकर ये साबित करें कि हाँ ऐसा रीजन था जिसकी वजह से आप संभव ही नहीं था कि आप कोर्ट आ सके, कि ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन था जैसे कोई आदमी कोमा में था या उसको पता ही नहीं था, उसकी नॉलेज में नहीं था। तो जब तक ये कोई अगर विशेष परिस्थिति आप नहीं बताएंगे तो सामान्यतः सूट को फाइल करने की परमिशन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये वक्त भी आपने जिस तरह से बताया कि 3 साल के अंदर अंदर आपको, वो भी एक लंबा वक्त है, उसमें फाइल किया जा सकता है। ऋषिपाल जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पर्सनल इंजरी के मामले के लिए नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर का दायित्व क्या कुछ होता है? देखिए आपने वक्ता बहुत बार सुना होगा किसी फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर जब काम करते हुए
किसी एम्प्लॉय के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है जी। और दुर्घटना में उसकी शारीरिक हानि हो जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अंग भंग तक हो जाते हैं, कोई अंग ऐसा होता है जो कट जाता है या बहुत गंभीर चोट लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो एम्प्लॉय होता है वो अपने एम्प्लॉयर के अंदर कंपनसेशन के लिए केस को डालता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसी स्थिति में जो एम्प्लॉय है उसको ये साबित करना होता है कि इसमें फॉल्ट जो है वो उसका नहीं था। अगर वो ये साबित होता है कि उसका अपना फॉल्ट था, अपने फॉल्ट की वजह से जो है उसको इंजरी हुई थी, तो ऐसी स्थिति में उसको कंपनसेशन का अधिकार नहीं होगा। केवल उस स्थिति में जब वो ये साबित करता है कि फॉल्ट जो है एम्प्लॉयर का था, एम्प्लॉयर ने जो मशीनें थी या कोई और चीज थी या कोई बिल्डिंग थी वो कमजोर बना रखी थी या मशीनें जो है खराब थी, तभी वो अपनी कंपनसेशन को क्लेम कर सकता है। बिल्कुल ऋषिपाल जी, पर्सनल इंजरी के मामलों में अगर बात मुआवजे की आती है तो मुआवजा कैसे मांगा जाता है, कैसे तय किया जाता है, इसके लिए क्या कुछ नियम कायदे कानून होते, क्या कुछ कारक होते हैं? नहीं देखिए वक्त सब जो हमारी पर्सनल इंजरी जैसे हमने बताया कि अलग अलग स्थानों पर होती है तो अलग अलग फोरम होते हैं। जैसे MSCT का अलग है और कंज्यूमर कोर्ट का अलग है और सिविल सूट तो पर्सनल इंजरी का जो सिविल सूट अलग है जी। और इसके ऊपर जो तय करने वाले कारक हैं वो जैसे MSCT के अंदर जब ये तय होता है कि किसको कितना कंपनसेशन मिलेगा जी। तो डिपेंड ये करता है कि जिस व्यक्ति की हानि हुई है उस व्यक्ति की फाइनेंशियल लॉस कितना है। हाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसकी उम्र जो है वो 55 साल या 58 साल है और वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसकी इनकम भी बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका क्लेम है वो काफी कम बनेगा, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और लेकिन अगर दूसरी स्थिति में ऐसी ये एक ऐसी परिस्थिति है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र मान लीजिए 20 या 25 साल है और वो पढ़ा लिखा भी है और किसी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में अच्छी जॉब में भी था, बहुत अच्छी सैलरी भी उसको मिल रही थी, तो इन कारकों का ध्यान रखा जाता है कि उसकी इनकम क्या थी, उम्र क्या थी, क्या व्यवस्था थी, इन सारी बातों को ध्यान रखकर क्लेम के जो फैक्टर्स होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। जी बिल्कुल। ऋषिपाल जी, जिस तरह से जैसे पर्सनल इंजरी के जो मामले हो गए, इसमें ये भी आपसे जल्दी से जानना चाहेंगे कि क्या कर्मचारियों को मुआवजा मिल सकता है, इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान बनाए गए? बिल्कुल, जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है उसके अंदर आप वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जो कर्मचारी है वो फाइल कर सकता है मुआवजे के लिए और मुआवजा मिलता भी है। बहुत सारे फेडरल केसेस के अंदर मुआवजा मिलता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दुर्घटना हो गई है या कोई व्यक्ति मर गया है तो ऐसी स्थिति में पुलिस केस भी होता है, उसकी इंक्वायरी भी होती है। उसकी इंक्वायरी के अंदर इन्वेस्टिगेशन में ये तय किया जाता है कि अल्टीमेटली नेग्लिजेंस या गलती किसकी थी। अगर ये साबित होता है कि एम्प्लॉयर की गलती थी तो एम्प्लॉयर को वो कंपनसेशन देना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति साबित होती है कि एम्प्लॉय की ही अपनी गलती थी तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर को कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। उल्टा एम्प्लॉयर को अधिकार होगा कि उस एम्प्लॉय के खिलाफ वो खुद क्योंकि उसकी अपनी हानि हुई है, उसकी मशीन टूटी है या उसका सामान खराब हुआ, तो एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के खिलाफ जो है वो दावा कर सकता है अलग से सिविल कोर्ट के। बिल्कुल ऋषिपाल जी, जिस हिसाब से आपने इस पूरे मामले को समझाया कि किस तरह से इसमें हक बनते हैं हमारे, किस तरह से कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है, क्या कुछ मुआवजे के तरीके हैं, कैसे ले सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।